नमस्कार साथियों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर पुनः स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग इसमें हिंदी का सेट 4 डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोग हिंदी का सेट 1, 2 और 3 डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के और भी वीडियोज़ आपको आगे देखने को मिलेगा। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और प्रश्न हमारा पहला कुछ इस प्रकार है: किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध करने वाले शब्दों को कहते हैं। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो साथियों, हम लोग इसमें जो है कि हिंदी का 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में भी इसी तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो अंत तक बने रहना। और जल का विशेषण होता है, तो जल का विशेषण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, जलीय होता है। जल का विशेषण जलीय होगा। और अगला प्रश्न है: जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे कहते हैं। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्रिया। अगला शब्द है: वाच्य के कितने भेद हैं? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 3। वाच्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। और हमारा अगला प्रश्न है: मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भूतकाल। अगला सवाल है: नयन का संधि विच्छेद क्या है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ने जोड़ अन। ने जोड़ अन नयन का संधि विच्छेद होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है: पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। जो पुरुषों में उत्तम हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। और अगला प्रश्न है: निम्नलिखित में कौन सा शब्द चांद का पर्याय है? चांद का पर्याय है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चंद्र। चांद का पर्याय कौन है? चंद्र। आदर्श का विलोम शब्द है। तो आदर्श का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इस प्रश्न का। आदर्श का क्या होगा? विलोम, यथार्थ। और अगला प्रश्न है हमारा: अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब जो किसी शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो क्या होगा? अनुशासन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, अनु उपसर्ग लगा हुआ। और अनुशासन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो आएगा अनु जोड़ शासन। क्या आएगा? अनु जोड़ शासन आएगा ना। तो हम पहले क्या जोड़े हैं? अनु जोड़े हैं, तो वही क्या हुआ? यहाँ पे उपसर्ग हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी, 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है हमारा: चौराहा में कौन सा उपसर्ग है? चौराहा में। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, चौ। चौराहा में कौन सा उपसर्ग है? चौ जोड़ राहा, तो चौराहा हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है हमारा: जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं उसे कहते हैं। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कृत प्रत्यय। क्या कहते हैं उसे? कृत प्रत्यय कहते हैं। और अगला सवाल है: उद्गम के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकार क्या नाम है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और अगला सवाल है हमारा: निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लड़की बोली कि मैं घर जाऊंगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है: आंखें बिछाना का सही अर्थ क्या है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, बहुत आदर करना। और अगला सवाल है: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले। कौन थे? ज्योतिबा फूले। और अगला प्रश्न है: महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 1907 में। कब हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म? कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है: मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, वैदिक तत्व ज्ञान को। किसको माना? वैदिक तत्व ज्ञान को। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है: परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं?
तो पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है? तो वो नृत्य कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है अमरकांत की रचना है। अमरकांत की रचना कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी कुहासा। कुहासा के रचनाकार कौन है? अमरकांत हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी कवि ने कहा से। अक्षर ज्ञान कहाँ से ली गई है? कवि ने कहा से लिया गया है। और अगला सवाल है नौबत खाना का अर्थ है। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का जो स्थान होता है उसे नौबत खाना कहते हैं। तो 24 क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला सवाल है मछली से कौन डर रहा था? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए संतु। मछली से कौन डर रहा था? संतु डर रहा था। और अगला सवाल है अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए समवेत। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो समवेत पत्रिका का। और अगला प्रश्न है मदन के पिता का नाम था। मदन के पिता का नाम था। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी गिरधर लाल। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। और अगला सवाल है हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी हैं। और अगला सवाल है रसखान का रचनाकाल था। रसखान का रचनाकाल था। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जहांगीर का राज्यकाल। जहांगीर के शासनकाल में रसखान अपना रचना क्या करते थे। और अगला सवाल है पंत जी का अंतिम काव्य था। पंत जी का अंतिम काव्य था। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए लोकायतन। पंत जी का अंतिम काव्य क्या था? लोकायतन था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला सवाल है सवाल नंबर 31 हिरोशिमा के रचनाकार हैं। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और अगला सवाल है सुजान सागर के रचनाकार हैं। तो सुजान सागर के रचनाकार कौन है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी घनानंद। और अगला सवाल है कुंवर नारायण की रचना है। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी चक्रव्यूह। कुंवर नारायण की रचना का नाम क्या है? चक्रव्यूह। अगला सवाल है देवी जागरण कहाँ हुआ? तो देवी जागरण कहाँ हुआ साथियों? ऑप्शन नंबर ए गरीब बस्तियों में। देवी जागरण कहाँ हुआ? गरीब बस्तियों में। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला सवाल है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव द्वारा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया गया। और अगला सवाल है गलत पते की चिट्ठी किनकी रचना है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी अनामिका। गलत पते की चिट्ठी किसकी रचना है? अनामिका की। और हमारा अगला प्रश्न है लौटकर आऊंगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरण कौन किए हैं? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी प्रयाग शुक्ल। किसने किया है? प्रयाग शुक्ल ने। और अगला सवाल है प्रेमगंज जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रेमगंज जी अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। और अगला सवाल है रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जर्मनी में। रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और अगला सवाल है दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी उत्तर छायावाद युग के। दिनकर जी किस युग के कवि थे? उत्तर छायावाद युग के। तो ऑप्शन नंबर सी 40 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला सवाल है ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला सवाल है नगर कहानी का कहानीकार कौन है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सुजाता। नगर कहानी का कहानीकार कौन है? सुजाता। और हमारा अगला प्रश्न है माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी मंगू। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगू है। और अगला सवाल है धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सांवर दैया। धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? सांवर दैया। और अगला सवाल है दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी
बेंगलुरु से। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? बेंगलुरु से है। और अगला सवाल है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, नारी की। और हमारा अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, महानंदा नदी की। किसका? महानंदा नदी का। और हमारा अगला सवाल है, के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है। के ए जमुना द्वारा कौन सी रचना अनुदित किया गया है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नगर। और अगला सवाल है, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु के एक संभ्रांत महिला। और हमारा अंतिम सवाल है, मंगू ने जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार और कुशल। व्यवहार और कुशल। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब है। तो साथियों हम लोग इसमें हिंदी के सेट 4 का 50 प्रश्नों पे डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और नए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।